स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की, और कोरोना को लेकर अब तक हम जब भी अपने दर्शकों को खबरें बता रहे थे तो कहीं ना कहीं वो परेशानी बढ़ाने वाली खबरें थी। खबरें ऐसी थी कि वो परेशानी बढ़ाया, आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बेड्स की संख्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। मगर आज शायद अपने विशेष में हम बात करेंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि खबर ही ऐसी है। जनता का सहयोग, प्रशासन की सख्ती और सीएम हेमंत सोरेन के साहसिक फैसले से झारखंड के लोगों ने राहत की सांस ली है। झारखंड में अब कोरोना कमजोर हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर भी दिखने लगा है। संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। रविवार को 4159 नए मरीज मिले, जबकि 6461 मरीज ठीक हुए। पूरा आंकड़ा इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। काल में झारखंड के लिए अच्छी खबर। 10 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या घटी, रिकवरी दर बढ़ी, अस्पतालों में बेड खाली। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दिख रहा असर। रविवार को राज्य में 4169 नए मरीज, 6461 ठीक हुए। 14 मई से 18 से ऊपर वालों को लगेगा टीका। झारखंड के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। लॉकडाउन और लोगों के धैर्य के कारण झारखंड में कोरोना के नए मरीजों में कमी आने लगी है। रविवार को राज्य में 4169 नए मरीज तो 6461 लोग ठीक होकर घर भी लौटे। पिछले 24 घंटे में राज्य के 17 जिलों में हालात में सुधार हुआ है। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 1103 लोग ठीक हुए हैं। रांची के रिम्स, सदर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों में बेड के लिए कोई मारामारी नहीं है। हर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड खाली है। जब शुरुआत हुई थी इस वेव की, उस समय जो बेडों की संख्या काफ़ी कम थी। रिम्स में 100 बेड थे, अभी हमारे पास 1000 बेड है। इसके कारण शुरुआत में जो मरीज आ रहे थे, और लगातार जो आप लोग देखें कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ रहा था, और उस हिसाब से बेड कम थे, और लगातार लॉकडाउन भी नहीं था। उस वक्त लोग बिल्कुल फ्री थे, हर जगह घूमना फिरना कर रहे थे, भीड़ लग रही थी, शादी ब्याह के कार्यक्रम चल रहे थे। ऐसे में जो संक्रमण हुआ, और राज्य सरकार ने बहुत त्वरित गति से कदम उठाया। लगातार नए बेड की संख्या, नए व्यवस्था, नए आईसीयू का निर्माण हुआ, और इससे लोगों को जो संक्रमित थे उनको उचित इलाज मिलना शुरू हो गया। और अब ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास काफ़ी बेड है। जितने के मरीज अभी हमारे पास, उससे काफ़ी कम मरीज हैं। जनता का सहयोग, प्रशासन की सख्ती और सीएम हेमंत सोरेन के साहसिक फैसले से कोरोना संकट कंट्रोल हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि आईसीयू, ऑक्सीजन बेड, जनरल बेड की संख्या में 1 महीने में काफी बढ़ोतरी की गई है। अमृत वाहिनी ऐप और अस्पताल सर्किट के कारण अब सभी तरह के बेड समय पर मिलने से सभी को राहत मिली है। ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए उन्हें और सुगमता से आप तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। ये जरूर कम हो रहा है या ये में आया है, लेकिन संक्रमण अगर हम लोग अभी अपना संयम नहीं रखेंगे, लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे, सरकार की जो गाइडलाइंस है इसको नहीं पालन करेंगे, तो ये और बढ़ सकता है। ये कभी भी ये सेकेंड वेव जो लग रहा है कि अब एक पीक पर पहुंच करके हो सकता है नीचे की तरफ जाए, ये फिर से ऊपर भागेगा। इसलिए अभी हमें बिल्कुल ये रहना है, सावधान रहना है। कोरोना संकट को कंट्रोल करने के लिए हेमंत सरकार ने 14 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि बिना मास्क और बिना जरूरी काम के वो अपने घरों से ना निकले। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद बहुत राहत आई होगी आपको, क्योंकि अब तक जो खबरें आप देख रहे थे उसमें संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ा रही थी। मगर ये खबर कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा गिर रहा है, जो मौत है, संक्रमित मरीज जो हो रहे हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है, उसकी अभी दर गिर रहा है, ये संभव कैसे हो पाया है? ये संभव आपके और हमारे
जागरूक होने की वजह से हो पाया है, सरकार के कड़े फैसले लेने का की वजह से हो पाया है, और उन फैसलों को इंप्लीमेंट करने की जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने बाखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, इस वजह से ये संभव हो पाया है। और ऐसे ही कि योद्धा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, हमारे साथ कोरोना योद्धा जुड़े हुए हैं, डीसी धनबाद उमा शंकर सिंह साहब। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा था, जिनके जिम्मे एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है, सरकार फैसले लेती है, एग्जीक्यूट कराना जिला प्रशासन का काम होता है, और बाखूबी जिला प्रशासन ने, चाहे वो जिलों के डीसी हो, एसपी हो, उन लोगों ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। और सख्ती इस बार देखने को नहीं मिली, जैसा पहले लॉकडाउन में लाठियां चटकाई जाती थी, इस बार लोगों को जागरूक किया गया। धनबाद में बेहतरीन काम हुआ, ये कहने से मुझे कहीं भी परहेज नहीं है, क्योंकि काम हुआ है और कई बार सख्त भी दिखे हैं डीसी साहब। सीधे उनके पास चलेंगे। डीसी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। सिंह साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, हालांकि अभी ये जंग छिड़ी हुई है और जंग अभी लंबी चलेगी, मगर उस जंग में जो राहत आ रही है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, मृत्यु दर कम हो रहा है, झारखंड अच्छा काम कर रहा है कोरोना में के जारी जंग के खिलाफ। कहीं ना कहीं आप लोगों के कंधे पर बंदूक थी, क्योंकि एग्जीक्यूशन आप लोगों को करना था, एग्जीक्यूट आप लोगों ने किया, बहुत बेहतरीन तरीके से किया। और कुछ मामलों में हमने देखा कि आप सख्त भी हुए, सख्त निर्देश भी दिया, और शायद यही वजह है कि आज कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि एक्सक्यूशन पे बहुत डिपेंड करता है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती है। और हम लोगों ने इस सेकेंड वेव में पहले दिन से ही काफ़ी सख्ती के साथ सभी निर्देशों को लागू करने का प्रयास किया है, और 2-3 फ्रंट पे काफ़ी मेहनत किए गए हैं। पहला तो ये है कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कोविड का, उसको ठीक तरीके से दिया जाए लोगों को जी। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, ख़ास तौर से धनबाद अर्बन एरिया में, आपको पता होगा कि ये पूरे झारखंड का सबसे ज़्यादा सघन आबादी वाला अर्बन पॉपुलेशन धनबाद में है, झरिया में है। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे धनबाद और झरिया के अर्बन एरिया में लगभग 90%, 95% से ज़्यादा लोग आज भी आपको सड़कों पे मास्क का प्रयोग करते हुए दिखेंगे। और ये तो लोगों में जागरूकता से भी हुआ है, कुछ शक्ति अपनाने से भी हुआ है। क्योंकि एक तरफ हम अगर बेड की उपलब्धता बढ़ाते जाएंगे और दूसरी तरफ लोग अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे, तो शायद कोरोना से जंग बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक सम्मिलित प्रयास है जिला प्रशासन के, बहुत रिगरस इम्प्लीमेंटेशन का और लोगों के सहयोग का। लोगों ने सहयोग किया, लोगों में धीरे धीरे जागरूकताएं आई, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, अभी जो पूरा नेशन वाइज जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड कहता है कि एक बार ये डिप होती है, फिर ये अचानक ऊपर उठती है। तो अभी जो योजना हमारे जिला प्रशासन की है कि हम लोगों ने पिछले 1 महीने के सारे पॉजिटिव केसेस को, होम आइसोलेशन के केसेस को एंड डेथ को, तीनों को मैप किया है। और तीनों को मैप करने के बाद धनबाद के शहरी क्षेत्र में लगभग 19 वल्नरेबल एरिया चिन्हित किए गए हैं। झरिया में लगभग 17 वल्नरेबल एरिया चिन्हित किए गए हैं। अब जिला प्रशासन की चुनौती है कि इन वल्नरेबल एरियाज में सघन तरीके से सर्वे कराई जाए, सघन तरीके से कोरोना की जांच कराई जाए। और आप देखेंगे कि अगले 7 से 8 दिनों में काफ़ी जंप होगा पॉजिटिव केसेस का। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी तक अगर अनअटेंडेड रह जाएंगे तो डेथ की संख्या बढ़ेगी। इन्हें हमें जांच करना है, इनके मॉर्बिडिटी और इनके O2 सैचुरेशन लेवल के आधार पर इनकी स्क्रूटनी करनी होगी, और फिर इनको या तो होम आइसोलेशन में रखना होगा या फिर इनको हॉस्पिटल भेजना होगा। ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ये करना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर हम संक्रमण की चेन को रोक पाएंगे। सिंह साहब, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि संक्रमण का जो दर है वो गिर रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या काबू में आ रही है। बावजूद इसके आप इस बात का जश्न नहीं मना रहे, आप खुश हैं, बहुत अच्छा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं, मगर आप बैठे नहीं आराम से, क्योंकि आपने जैसा बताया कि जो देखने को मिल रहा है ट्रेंड की ग्राफ नीचे जाता है, फिर ग्राफ ऊपर आता है, पीक पर आ जाता है।
तो इस बात को लेकर आप तैयार हैं। और मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डीसी साहब, कि आपके आदेश पर विद इन टाइम हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट भेजी थी कि 30 या 100 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड अस्पताल विद इन नो टाइम वो तैयार हो गया था। और वो रिपोर्ट बहुत खूबसूरत रिपोर्ट थी, राहत पहुंचाने वाली रिपोर्ट थी। तो ऐसी कुछ और आगे भी तैयारियां हैं? देखिए, वो हमारी अत्यंत अनिवार्यता बन गई थी। आप समझिए कि रांची के बाद सबसे हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और हमारे यहाँ फर्स्ट वेव के समय मात्र 30 बेड की आईसीयू थी। चूंकि उसके पहले किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था कि कोरोना में ये तैयारी करनी होगी। और फर्स्ट वेव के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने तैयारी शुरू की, और आज के दिन हमारे पास लगभग 271 बेड की आईसीयू रेडी है। और 60 बेड की आईसीयू हम लोगों ने 17 हॉस्पिटल में मात्र 10 दिन के स्पैन में तैयार किया। दिन रात युद्ध स्तर पे तैयारियां हुई। और मैं आपको बता दूं कि खुद हमारे जो माननीय मुख्य सचिव महोदय हैं, लगभग हर 2 दिन पे 3 दिन पे फ़ोन करके वो जानकारी लेते थे कि तुम्हारे आईसीयू बेड के प्रिपरेशन का क्या स्टेटस है। सारे लोग मुस्तैदी से काम कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, थर्ड वेव्स को ध्यान में रखते हुए, कि शायद 271 बेड की आईसीयू भी नाकाफी होगी। और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक दीर्घकालीन योजना बनाई है, जिसमें कि 100 बेड की आईसीयू पे और काम चलना शुरू हो गया है। उसमें भी युद्ध स्तर पे काम शुरू हो रहा है। कैथ लैब के 2nd फ्लोर पे हम 100 बेड की आईसीयू पे काम लगा चुके हैं। लगभग 400 बेड की आईसीयू हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अगले 1 महीने में रेडी हो जाती है तो हम लोग थर्ड वेव्स पे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ जो O2 सपोर्टेड बेड्स होंगे उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाकर हमें 1000 तक लेके जानी होगी, जो आज के दिन हमारे पास 600 है। ये बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती, चूंकि इनकी तैयारी रातों रात नहीं होती है, समय लगता है। बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स आपको बाहर से मंगाने होते हैं। उसकी ग्लोबल मार्केट में स्कार्सिटी हो गई है, लोग समय पर सप्लाई नहीं कर पाते हैं। इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यदि अगले 1 महीने में हम लोगों ने तैयारी कर ली तो थर्ड वेव्स, जिसका आकलन लोग कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर या पता नहीं फिर कब आए, उसके लिए पहली तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी। कहा जाता है कि मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो सफ़र के बारे में सोचते हैं, और सफ़र वही शुरुआत करते हैं जो पहला कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि मंजिल कहां पर है और सफ़र कैसे तय करना है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपने कदम आगे बढ़ा दिया। तो थर्ड वेव को अज्यूम करते हुए अगर तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई है तो उसका इम्पैक्ट क्या कुछ बिगाड़ पाएगा हमारा कोलांचल के वासियों का या धनबाद वासियों का, अगर इस तरह से तैयारियां रहे कि हम पहले अज्यूम कर ले रहे कि थर्ड वेव आएगा तो हमारे पास बेड की संख्या घट सकती, तो हम पहले से तैयार रहे। ये एक अच्छी खबर धनबाद कोलांचल से आ रही है। उमा शंकर सिंह साहब, आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से 2-4 प्रॉब्लम हो गए कि एक तो कभी लोगों ने अज्यूम नहीं किया था कि इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी, समस्या विकराल रूप हो जाएगी। तो उस समस्या अचानक आई, उससे लड़ने के लिए एक तरफ आप पूरे शिद्दत के साथ आप अपनी टीम के साथ जुटे रहे, दूसरी तरफ जनता है जिसे जागरूक करना है, जिसे बचाना भी है, सख्ती भी करनी है। तो वैसी सख्ती ने जो फर्स्ट लॉकडाउन में हमने देखा कि अगर सड़कों पर लोग निकल रहे हैं तो पुलिस उन्हें पीट दे रही है, काफ़ी फजीयत भी पुलिस की उसको लेकर हुई। तीसरी तरफ आपदा में अवसर तलाश रहे कुछ लोग, कालाबाजारी कर रहे हैं दवाओं की, ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो तीनों तरफ 3 डायमेंशन में आपका तवज्जो जा रहा था। तो किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से इस पर नज़र बना रहे हैं? देखिए, ये बहुत सही और बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि कोरोना से लड़ाई सिर्फ एक फ्रंट पे लड़कर नहीं जीती जा सकती है। अगर हम सिर्फ बेड की संख्या बढ़ाएंगे और ये सोच के चलेंगे कि हम कोरोना से जीत जाएंगे, तो आई थिंक ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट होगा। एक तरफ हमें हेल्थ फैसिलिटी को अच्छा करना होगा, जिसकी लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमें जो मास कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, जो फर्स्ट वेव में बहुत कम देखा गया था, उस पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि इस बार लोग खुद जागरूक हो रहे हैं और जिला प्रशासन इसमें लगातार मेहनत कर रहा है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रयास ये करना होगा कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हमें बहुत सख्ती से करने होंगे। जैसे सख्ती कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे जो बेड मैनेजमेंट हैं, हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, उसमें किसी भी स्तर पे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ानी है, ट्रूनेट के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने हैं, RT-PCR की रिपोर्ट समय पे आनी है, उस पर मेहनत करना होगा। बेड मैनेजमेंट के सिस्टम और कंट्रोल रूम, वॉर रूम के सिस्टम इतने सख्त और इतने अच्छे करने होंगे कि जनता अगर फ़ोन करे तो उसको तुरंत सहायता मिले। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करने चाहिए।
2 बजे के बाद अगर राज्य सरकार ने लॉकडाउन को सख्त करने का निर्देश दिया है तो हमारी पूरी गश्ती दल की टीम लगातार मूव करे, जिससे कि जो अनावश्यक दुकानें हैं, भीड़ लगे हुए हैं हमारे कुछ क्षेत्रों में, उसको रोका जाए। तो हर फ्रंट पे मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को काम करना होगा, और मुझे लगता है कि पूरी टीम काम करती है। सिर्फ जिला प्रशासन के आला पदाधिकारी काम करें ऐसा नहीं हो सकता है, पुलिस के पदाधिकारी को भी मिलकर काम करना होगा। प्रखंड में मैं आपको बता दूं कि प्रखंड में हमारे बीडीओ सीओ को निर्देश दिया गया है कि आप पंचायत प्रतिनिधियों को साथ में लीजिए, मास कम्युनिकेशन आप बनाइए, वहाँ पे उन लोगों को बताइए कि कैसे लोगों को जागरूक करना है। एक और चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अब इस सेकेंड वेव के बाद सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों को फेस करनी होगी कि जो परिवार कोरोना में जिनके यहाँ डेथ हुए हैं, कुछ ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जहाँ पर सिर्फ 1 लोग बचे हों, 2 लोग बचे हों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पर पूरा का पूरा 1-2 लोगों को छोड़कर पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया होगा। वैसे लोगों को हमें चिन्हित करना होगा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने प्रखंड के पदाधिकारियों के माध्यम से उन तक अपनी सहायता पहुंचानी होगी। जानना होगा कि उन्हें क्या दिक्कत है, अत्यंत गरीब लोग हैं, उन्हें राशन पानी की दिक्कत है या मेडिकल ट्रीटमेंट की दिक्कत है, कहीं उनको भी कोरोना अगर है तो उनके फर्दर इलाज की ज़रूरत पहचानी होगी। तो हर फ्रंट पे मुझे काम करना होगा, और ये मुझे लगता है कि टीम ही काम कर सकती है, और हम लोग लगातार इस पे कर रहे हैं। माइट बी कि इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आने वाले समय में। जी, अच्छा मिलेगा जाहिर तौर पर, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप और आपकी टीम काम कर रही है उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं और सकारात्मक परिणाम उसके सामने आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आने वाले कल की भी तैयारी आपने कर रखी, थर्ड वेव की बात करें या फिर वैसे लोग जिनके परिवार में 1-2 ही लोग बचे हुए हैं, सारे लोग इस संक्रमण की वजह से काल की गाल में समा गए हैं, तो उनके लिए भी कार्य योजना आपके पास है। ये बहुत बेहतरीन बात है और आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। हमारी टीम लगातार आपके साथ मिलकर काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही बेहतर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज़ 11 भारत को दिया, आपका बेहद शुक्रिया। तो डीसी धनबाद जुड़े हुए थे हमारे साथ उमाशंकर सिंह। धनबाद में बेहतर काम हो रहा है, कोलांचल में बेहतर काम हो रहा है कोरोना को लेकर। अब हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ रिम्स से जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, बहुत दिनों के बाद आपसे जुड़ रहा हूं मैं सकारात्मक खबर को लेकर, एक अच्छी खबर को लेकर, राहत भरी खबर को लेकर। कहीं ना कहीं संक्रमण का दर घट रहा है सत्यव्रत, नहीं तो 1200, 1400, 1500, 1600 आंकड़े आम हो गए थे, पहली बार कल 700 के रेंज में आंकड़े आए हैं। ये एक राहत वाली खबर है। क्या हमारा डिसिप्लिन काम कर रहा है? आपने, और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है, जो अहम भूमिका है, वो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है, क्योंकि जैसे ही लगातार कोरोना की जो संकट की हालात बिगड़ती जा रही थी, उसके बाद से उन सभी चीजों का जो मॉनिटर है वो खुद वो अपने स्तर से कर रहे थे। और अब देखिए, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। रिम्स की अगर बात करें तो करीब 800 ऑक्सीजन बेड जो है वो मौजूद है, जो वेंटिलेटर और आईसीयू है वो पर्याप्त मात्रा में है, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो लॉकडाउन लगाया गया राज्य सरकार के द्वारा वो कहीं ना कहीं असर दिखा रहा है। और यही कारण है कि पिछले अगर आप 10 दिनों पीछे चले जाएं सारिफ, तो लगातार हर दिन जो कोरोना के संक्रमितों की संख्या राज्य में मिलती थी उसमें लगातार गिरावट आता जा रहा है। बीते रात की अगर बात करें तो सुखद तस्वीर देखने को मिली, जिस तरह से पूरे राज्य में, राजधानी रांची की भी अगर बात करें तो संक्रमितों की जो संख्या में कमी आई है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाला है। लगातार रिकवरी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उतने ही लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी बात है। लेकिन वैसे में अब जरूरत है सारिफ कि वह लोग जो कि गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं वो अब गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि राज्य अब उस स्थिति में पहुंच गई है कि हम इस महामारी के लड़ाई से जीत के काफी नजदीक है सारिफ। और वैसे में अब अगर कोई थोड़ी भी चूक होती है तो हमें समस्या झेलनी पड़ जा सकती है। इसलिए जरूरत है कि भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, लॉकडाउन का पालन किया जाए, जिला प्रशासन के लोगों का सहयोग किया जाए, एक जागरूक झारखंड वासी होने का जो मिसाल है वो पेश किया जाए। और वैसे लोग
जिन्हें अभी भी शायद कोरोना से डर नहीं लग रहा है, जिन्हें जो अभी जो है वो सरकार के गाइडलाइन का धज्जियां उड़ा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा सारिफ। कल भी मैंने वो बात दोहराया था कि अगर आपको कोरोना के संक्रमण से डर नहीं लग रहा है, अगर आपको लॉकडाउन में अपने घर से बाहर निकलना अच्छा लग रहा है, तो मेरे पीछे मैं दिखाता हूं सारिफ कि मेरे पीछे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में आप चले आइए और ये जितने लोग आपको दिख रहे होंगे इनसे एक बार बात करिए कि क्या इन्हें अपने घर जाना अच्छा लग रहा है। क्या ये जो पिछले कई दिनों से गंभीर अवस्था में अपने संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वैसे परिजन से आप पूछिए कि क्या उन्हें घर जाना पसंद है, क्योंकि लगातार वो अस्पताल में है, समस्याओं को झेल रहे हैं, हर दिन परेशानी हो रही है। और वैसे में जो अस्पताल के बेड पे कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, वो ऊपर वाले से मना रहे हैं कि कब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सके और कब वो अपने घर जा सके। तो आप समझिए कि कुछ वैसे लोग हैं जो कि संक्रमण में गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। सही तौर पर सत्यव्रत, जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं दे सकता है कि आप सीधे वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और सच में सत्यव्रत, मैं आपकी हर एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि वैसे लोग जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जरा रिम्स के ट्रॉमा सेंटर चले जाएं और इन लोगों की व्यथा को देख लें, इनकी परेशानियों को देख लें, इनसे बात कर ले, तब आपको समझ में आएगा कि जिस पर पड़ती है उस पर क्या गुजरती है। सत्यव्रत, आपने लॉकडाउन का जिक्र किया, यहां पर एक सवाल है और बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि लॉकडाउन लगाने को लेकर मुख्यमंत्री पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। सत्ताधारी दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सरकार में सहयोगी कांग्रेस, बीजेपी, विपक्षी दल, तमाम लोगों की तरफ से बहुत जबरदस्त किस्म का प्रेशर था मुख्यमंत्री पर कि आप लॉकडाउन लगाइए, आप लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे, लॉकडाउन ही बचा सकती है। मगर मुख्यमंत्री ने एक ब्रेव डिसीजन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन भी जरूरी है, जीविका भी जरूरी है, इसलिए रिलैक्सेशन 2 बजे तक उन्होंने दिया कि 2 बजे तक कम से कम जरूरी सामान के दुकान है वो खुले रहेंगे। इससे क्या हुआ कि एक संक्रमण का चेन भी टूटा। 2 बजे के बाद वीरानी छाने लगी सड़कों पर, थोड़ी सख्ती भी दिखाई गई, जागरूक भी किया गया लोगों को, और फर्स्ट हाफ में लोग अपने घरों से निकल के अपने जरूरत के हिसाब से अपना काम कर रहे थे। तो ये एक ब्रेव और अच्छा डिसीजन था, सोच समझ का डिसीजन था, क्योंकि प्रेशर बहुत था। उस प्रेशर पे पड़कर कोई डिसीजन मुख्यमंत्री ने नहीं लिया। नहीं, देखिए बिल्कुल सारिफ, इससे पहले की भी अगर बात करें सारिफ, तो लगातार मुख्यमंत्री जो डिसीजन ले रहे हैं, एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने जो डिसीजन लिया लॉकडाउन लगाने का, लगातार यह मांग हो रही थी कि पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। लेकिन आप समझिए कि पिछले 1 साल पहले कोरोना के महामारी में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने जो समस्याएं झेली हैं, खासकर वैसे लोग जो कि हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनकी आर्थिक रूप से कमर टूट गई है। और वैसे में अगर दोबारा राज्य में पूर्ण संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाता तो आप समझिए कि उन लोगों का क्या हाल होता। और वैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो है वो लॉकडाउन संपूर्ण नहीं लगाया जाएगा, बल्कि मिनी लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि लोगों का जीवन भी बचे और उनका जो जीविका है वो भी बचे। काफी बेहतरीन पहल था और यही कारण है कि उसके बाद से आप देखिए संक्रमण की जो दर है वो लगातार घटती चली गई। लगातार जो संसाधनों की कमी थी, जिस तरह से पहले की अगर बात करें कुछ दिनों पहले की, तो जो अस्पतालों में दृश्य देखने को मिलता था सारिफ कि लोग अस्पताल के बाहर घंटों इंतजार कर रहे हैं और उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मुहैया हो पा रहा था, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मुहैया हो पा रहा था, रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक इंजेक्शन के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा था। और अब आप देखिए कि परिस्थितियां धीरे धीरे अब सामान्य हो गई हैं। संक्रमण का जो डर है, संक्रमण का जो खतरा राज्य में मंडरा रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा है। अब ऊपर वाले से बस यही दरख्वास्त है कि इसी तरह से यह संक्रमण जो है वो डाउनफॉल होता चला जाए और जल्द से जल्द इस संक्रमण पर हम काबू पा सके। लेकिन आम आदमी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप इस घड़ी में थोड़ा भी जागरूकता दिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं जल्द हम इस संक्रमण पे काबू पा सकेंगे। सारिफ, जाहिर तौर पर सरकार के
डिसीजन, सरकार के फैसले, जिला प्रशासन के काम करने का तरीका और लोगों का सहयोग, यह तीनों कारगर रहा है इस जंग को जीतने की तरफ। हम ये नहीं कहेंगे कि जंग को जीत लिए, खतरा अभी भी बरकरार है, मगर इस जंग को जीतने की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अगर आगे भी हम इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जागरूक रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब दूसरे राज्य बात करेंगे कि झारखंड से कोरोना हार रहा है, फिर दूसरे देश बात करेंगे कि भारत से कोरोना हार रहा है और इस जंग को हम जीत जाएंगे। मनीष हमारे साथ है, मैं स्क्रीन पे उन्हें देख पा रहा हूं। मनीष, जिस तरह से रांची से अच्छी खबर आई है, रांची से कल संक्रमितों की संख्या 700 समथिंग थी, तो बहुत दिनों के बाद ये आंकड़ा आया, क्योंकि हमने 1600 1650 का आंकड़ा देखा है जो चिंता बढ़ा रहा था। हालांकि जो मरीज की मौत हो रही है, संक्रमित मरीज की, उसमें आंकड़े में कमी नहीं हो रही। कल भी 42 मरीजों की मौत हुई, 142 पूरे झारखंड में मरीजों की मृत्यु हुई है। यह आंकड़ा कम नहीं हो रहा, मगर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है वो आंकड़ा जो संक्रमित मरीज ठीक हो जा रहे हैं। ये राहत पहुंचाने वाली खबर है। क्या हाल है देवघर का, क्या हाल है संथाल परगना का, और लोग क्या अभी भी जागरूक है कि अगर वहां कम हो रहा है तो लोग कहीं जश्न मनाने के मूड में ना आ जाए? देवघर वासी पूरी तरह से अपने आप को रिस्ट्रेंट रखे हुए घर में ही रखे, कन्फाइंड टू हाउसेज हैं। कहीं कोई तरह की कोई कदमी नहीं देखी जाती, सिवाय ये कि लोग अपनी सामान, जो जरूरत के जो सामान है वो खरीदने के लिए, और वो भी वैसी दुकानों पे देखे जाते हैं जहां जरूरी, जैसे मेडिकल की दुकानें पे काफी भीड़ आपको नजर आ सकती है। दिन में ग्रोसरी की दुकानों पे दिखेंगे, या फिर सब्जी का बाजार जहाँ लगाया गया था अभी फिलहाल, जहाँ पे उसको ट्रांसफर करके लगाया गया, वहाँ आपको जरूर भीड़ दिख सकती है। क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि एक जगह सब्जी की दुकान को लगाया जाए तो वहाँ लोग निश्चित तौर पे वहाँ भीड़ दिखेगा ही। जो लोग खड़े होंगे वो भीड़ के शक्ल में दिखाई नजर आएंगे, लेकिन बाकी उसके बाद 2 बजे के बाद अमूमन कुछ नज़ारा उसी तरह का हो जाता है। ऐसा लगता है कि जेठ का जो दिन होता है, जो दोपहर जब लुक्कड़ चलता है, तब उस तरह का नजर आता है, कहीं कोई नजर नहीं आते हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ भी सुखद आंकड़े हैं, मौत की संख्याएं कम हो रही हैं और जो संक्रमित है उनकी भी संख्याएं घट रही है। लेकिन चूंकि साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके बेडों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी देवघर सदर अस्पताल, जो पुराना सदर अस्पताल है टावर चौक के पास, वहाँ 30 बेड हुआ करता था, लेकिन 2015 में जब ये पुराना सदर अस्पताल, जब श्रावणी मेला में हादसा हुआ था, तब पुराना सदर अस्पताल को बंद करके सारे सिस्टम, सब कुछ, सारे विभाग को लेकर चला गया, नया परिसर जो बना है वहां चला गया। लेकिन यहाँ पे 30 बेड रखा गया था, जिसपे कोविड पिछले बार जब शुरुआत हो, लेकिन अब उस पुराने सदर अस्पताल को आज खोल दिया गया और खोल करके जो पुराने जो बेड्स हैं उनको ठीक किया जा रहा है, जो दीवारें टूटी फूटी हैं उनको ठीक की जा रही है। सबसे अच्छी खबर वहां से आई है कि पानी की समस्या बड़ी थी वहां पे, जो बोरिंग किया गया वहां पे, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 15 दिन के अंदर वो अस्पताल 100 बेडेड अस्पताल के रूप में संचालित हो जाएगा। टावर चौक पर है, नजदीक में है, पास में बिहार भी पड़ता है, लोग वहां पहुंचेंगे तो ये एक बहुत सुखद। इसके अलावा RT-PCR का जो लैब है वो भी यहाँ लगने जा रहा है सप्ताह भर के अंदर। हालांकि उसमें थोड़ी देरी अभी हो सकती है, उसका बिल्डिंग्स देख लिया गया है, उसके इक्विपमेंट्स आ गए हैं। अब रह गई कि दिल्ली से टेक्नीशियंस आए और आकर के इंजीनियर्स आए जो इस बात को तय करे कैसे लगेगा, उसका लेआउट क्या होगा वो तय करेंगे, उसमें वक्त लग सकता है। लेकिन सबसे जो अहम यहाँ के लिए सुखद समाचार वो ये है कि एम्स के डायरेक्टर के साथ आज न्यूज लैंड भारत ने बातचीत की, खास बातचीत की। उन्होंने कई बातें बताई, जिन्होंने अपील भी किया लोगों से कि आप जो प्रोटोकॉल है उसको जरूर माने। दूसरी अहम बात उन्होंने कहा कि जो अगर हम सिर्फ अपने आप को बचा ले, 2 गज की दूरी हो, तो काफी हद तक हादसा ऐसे ही टल जाएगा, यानी जो खतरा है वो काफी हद तक टलेगा। साथ ही साथ उन्होंने अपील किया कि लोग वैक्सीनेशन कराएं, ताकि वैक्सीनेशन से 70% काफी हद तक होता। तो इसके अलावा टेली मेडिसिन वहां से शुरू हो रहा है एम्स से। टेली मेडिसिन का मतलब ये हो गया कि वहां पे 16 डॉक्टर होंगे, जिन पे आप सीधे तौर पे जो लोग अपने आप को आइसोलेट किए हैं घर में, उनमें सिम्टोमेटिक दिख रहा है, लक्षण दिखाई दे रहा है, तो वो उनसे बात करेंगे और बात करके उनसे राय लेंगे, और उसके बाद वो जो रिकमेंड करेंगे उसको जिला स्वास्थ्य प्रशासन है वो भी तवज्जो देगा। अगर वो उन्हें लगेगा कि ये जो मरीज है इनको तत्काल जरूरत है इमरजेंसी, इनको कहीं कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए, तो वो वहाँ से रिकमेंड करेंगे और उनको एक कोऑर्डिनेटर होगा जो उन्हें कोऑर्डिनेट करेगा तीनों हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ उनको ले जाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो होने जा रही है देवघर के लिए। और ऑक्सीजन के मामला में अब काफी यहाँ पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन है। तो कुल मिला के हम जीत नहीं रहे, जीत की ओर जा रहे हैं, लेकिन जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें एक हम अगर इसी सावधानी के साथ रहेंगे तो जीत भी जाएंगे, इससे भी इनकार नहीं। आप बने रहिए मनीष, सत्यव्रत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी है, आप दोनों ही सहयोगी बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। मगर वक्त यहाँ पर ब्रेक का, ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं।
स्वागत आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपने इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं, कोरोना हार रहा है। कैसे हार रहा है? सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, कुछ अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए कुछ फैसले लिए हैं। जीवन जीविका दोनों चलती रहे, ऐसे ही कुछ फैसले लिए सरकार ने, उसे इंप्लीमेंट कराया। जिला प्रशासन ने, पुलिस और प्रशासनिक अमला है उसने इंप्लीमेंट कराया, लोगों को जागरूक किया, लोगों तक राहत पहुंचाई, लोगों तक मदद पहुंचाई और आखिरकार हम और आप जागरूक हुए। हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, हमने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया घरों तक, हम बाहर बेवजह नहीं निकले, हमने भीड़ नहीं लगाई, हमने सामाजिक दूरी का पालन किया, हमने मास्क लगाया, हमने तमाम गाइडलाइंस का पालन किया और आज नतीजा देखिए कि हम जीत की तरफ बढ़ने लगे हैं। हम उठ खड़े हुए हैं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी तरह अगर सब कुछ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम जीत भी जाएंगे। मगर अभी जंग जारी है, अभी इत्मीनान करने का वक्त नहीं है। जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो जिम्मेदारी करनी है। सरकार की जिम्मेदारी फैसले लेने की है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी उन फैसलों को इंप्लीमेंट करने की है, आपकी हमारी जिम्मेदारी सहयोग करने की है। इसी तरह सहयोग करते रहेंगे तो ये जंग जरूर जीत जाएंगे और झारखंड सबसे पहले पूरे देश में कोरोना से मुक्त हो जाएगा और उसके बाद फिर हमारा देश भारत, खूबसूरत भारत, ये भी कोरोना से मुक्त हो जाएगा और दूसरे देश में ये कहा जाएगा कि जागरूक जनता की वजह से भारत कोरोना से मुक्त हो गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यव्रत, अभी धनबाद डीसी कुछ देर पहले मेरे साथ जुड़े थे। धनबाद कोलांचल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर एक बेहतरीन बात उन्होंने बताई है कि थर्ड वेव को अज्यूम करते हुए, उसको सोचकर ही तैयारियां अभी से उन्होंने करनी शुरू कर दी। क्योंकि गलती हमने यही की थी, पूरे भारत में यही गलती हुई कि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव का हमने केयर ही नहीं किया, हमने तवज्जो नहीं दिया और उसके बाद जब आया तब हम छितराने लगे, हम बिखरने लगे। हालांकि हमने बहुत मजबूती से खुद को समेट लिया। तो किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, रिम्स की तरफ से, झारखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? क्योंकि थर्ड वेव जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आएगा और काफी खौफनाक होगा, तो पहले ही क्यों ना हम उसके लिए तैयारी कर ले। तो क्या आप तैयारी देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए तीसरी लहर आनी है। लगातार जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वैज्ञानिक है, वो इस बात का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अब तक दावा नहीं किया जा सकता है सारे। वहीं अगर यह तीसरा लहर जो आता है वो क्या प्रभावशाली होगा, क्या खतरनाक होगा, अब जो दूसरा लहर चल रहा है क्या उतना संक्रमित लोगों को कर सकेगा या फिर उसके संक्रमण करने की जो संक्रमित करने की जो क्षमता है वो और ज्यादा होगी। फिलहाल इन सभी चीजों पर जो संस्थाएं हैं, ICMR, WHO, वहां के वैज्ञानिक लगातार विचार कर रहे हैं। लेकिन सारिफ देखिए, हम लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण है। आपने सही कहा कि राज्य सरकार का काम है फैसले लेना, जो प्रशासन के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के जो लोग हैं, उनका काम है उस फैसले को लोगों के बीच लाना और लोगों से उस फैसले को अमल कराना। जो जागरूक लोग हैं वो लगातार गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन हम समझिए सारिफ कि क्यों जरूरी है। अभी झारखंड जिस बेहतर स्थिति में है, उस बेहतर स्थिति में अगर हम कुछ दिनों तक और अपनी जागरूकता दिखाते हैं तो इस महामारी से हम जल्द से जल्द निजात पा सकेंगे। क्योंकि आप समझिए, हर व्यक्ति चाह रहा है कि कब इस बीमारी को खत्म किया जाएगा, कब हम पुराने समय की तरह सामान्य जीवन जी सकेंगे। आप, हम, आम लोग, हर कोई इंतजार कर रहा है। क्योंकि आप समझिए, पिछले 1 साल से लगातार लोग इस महामारी को झेल रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो लगातार इस महामारी से लड़ रहे हैं, लगातार संक्रमित हो रहे हैं। वैसे जो योद्धा हैं उनकी मौत हो जा रही है। आज की देखिए कि मेरे पीछे जो रिम्स का ट्रॉमा सेंटर है, जहां रिम्स के एक जूनियर चिकित्सक जो कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे थे, मेराजुद्दीन, उनकी मौत हो गई। और उसके बाद से जितने भी उनके साथी हैं, रिम्स का जो पूरा परिवार है, वो कहीं ना कहीं दुखी है। और आप समझिए कि इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास जो सेना है, जो सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, वो संक्रमित हो जा रहे हैं, मौत हो जा रही है। और 1 साल से इस महामारी को लड़ते लड़ते
हमारे जो बाकी सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं अब कमजोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और वैसे में अगर लोगों का सहयोग नहीं मिलता है तो उन योद्धाओं का हौसला टूटता है, वो निराश होता है, क्योंकि हर किसी के लड़ने की अपनी एक क्षमता होती है, एक समय होता है। और पिछले 1 साल से आम लोग इस वायरस को झेल रहे हैं। डॉक्टर लगातार अस्पतालों में मेहनत कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मी लगातार सुरक्षा का काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन लगातार मेहनत कर रही है। और वैसे में जब सैनिकों का हौसला टूट जाएगा तो कहीं ना कहीं यह महामारी हमें और ज्यादा अपने चपेट में ले सकती है। और यही कारण है कि तीसरी लहर की जो भयावहता बताई जा रही है कि तीसरा लहर भयानक हो सकता है अगर इन सैनिक, इन योद्धाओं का मनोबल मजबूत रहा। तो जैसे हमने लोगों के जागरूकता और सरकार के बेहतर निर्णय के कारण दूसरी महामारी को अब परास्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, अगर लोग जागरूक रहें तो वो तीसरा महामारी भी हम लड़ सकेंगे अपने योद्धाओं के बदौलत, चिकित्सकों के बदौलत, सरकार के बदौलत, आम लोगों के जागरूकता के बदौलत, पुलिस कर्मियों के बदौलत और जिलाधिकारियों के बदौलत। सारिफ, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो सैनिक है, हमारे जो योद्धा है, उनका मनोबल टूट रहा है और उनका मनोबल वो कमजोर पड़ेंगे तो उसका सीधा खामियाजा हमें और आपको उठाना पड़ेगा। तो उन्हें मजबूत कैसे करना है कि हम जागरूक रहें, हम उनके लिए खड़े रहें, हम उनके सपोर्ट में रहें, हम उनके कामों की सराहना करें, हम उनके कामों की चर्चा करें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। और अभी इसी बात की जरूरत है क्योंकि लगातार 1 साल से वो लगातार लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने आंखों के सामने तड़पते हुए मरीजों को देखा, उन्होंने अपनी आंखों के सामने बिछड़ते लोगों को देखा, अपने साथियों को मरते देखा है। तो कहीं ना कहीं वो भी कमजोर हो रहे, वो भी इंसान है अंदर से। तो ऐसे में जरूरत है कि आप और हम जब जागरूक रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम और आप उनके लिए खड़े हैं, उनको काम में सहूलियत होगी और तीसरी लहर से भी हम बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, यकीन मानिए। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष के पास चलेंगे। मनीष, जिस तरह से जो शुरुआती दौर में जब सेकेंड वेव ने हिट किया था तो बहुत तरह की समस्याएं आ रही थी कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हुई तो पता चला कि सिलेंडर्स की आपूर्ति तो पता चला मास्क की कमी है, दवाओं की कमी है, समस्याएं। जब हम लाइव आपके साथ जुड़ते थे अपने संवाददाताओं के साथ तो समस्याओं की जिक्र होता था कि ये समस्या है, वो समस्या है, बेड्स नहीं मिल रहे मरीजों को, तमाम तरह की समस्याएं। डाउन द लाइन किस रूप में आप देख रहे हैं, किस रूप में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन ने अपने आप को लैस किया सुविधाओं से, क्योंकि सीमित संसाधनों के साथ हम इस जंग को लड़ रहे हैं। क्या कुछ देवघर में हाल रहा, क्या कुछ संथाल में हाल रहा, किस तरह से लोगों ने अपने आप को मजबूत किया और संसाधनों को रोना छोड़कर इस जंग में कूद पड़े? निश्चित तौर पे शरीफ, देखिए आपने इसे जंग का नाम दिया है, तो जंग पे जीत हम जब लगातार लगे रहते हैं तभी जीत होती है। और ये ओवरनाइट जर्नी नहीं है, हम एक रात में सुबह उठे और जंग जीत जाए, ये संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी जंग एक रात में नहीं जीता सकता। तो ये जंग ही रहा, अघोषित युद्ध है जिसमें हम सभी शामिल है, सबका सहयोग अपेक्षित है और सब लोगों ने सहयोग दिया भी। और सबसे बड़ी बात रही कि आपने जो पिछले 2 सप्ताह जिसे हम कहेंगे मिनी लॉकडाउन जो रहा, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह रहा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, ये बिल्कुल कहीं कोई 1-2 गाड़ियां वो लौट रहे होंगे कहीं से तभी हो सकता है, अदरवाइज ये जो जगह है या फिर बाबा नगरी का जो पूरा इलाका, जो मंदिर के आसपास का जो इलाका है, वो सालों भर लोगों की भीड़ भाड़ से रहा था। कोई ना कोई बाहर से आता ही, हजारों लोग आते हैं। लेकिन इन दिनों जब मंदिर को बंद कर दिया गया, सबसे बड़ा फैसला जो हेमंत सरकार ने लिया वो यही लिया कि धार्मिक जो स्थल है उनमें सिर्फ परंपरा की पूजा की जाएगी, निर्वाह किया जाएगा, बाकी आम लोग। इसका सबसे बड़ा असर हुआ है बाबा नगरी में, क्योंकि बाहर से लोग 1-2 दिन लोग जरूर भूले भटके पहुंचे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। सबसे बड़ा दूसरी चीज आपने कहा, ऑक्सीजन को लेकर के बहुत बड़ा उस पर विजय हासिल की गई है। आज ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आज सिलेंडर की कमी नहीं है। और अब नए सदर अस्पताल परिसर और पुराने सदर अस्पताल दोनों परिसर में अब वहां प्लांट भी लगने की बातचीत चल रही है। दूसरी RT-PCR जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लैब है, वो भी 15 दिन के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ हो ही जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है देवघर के लिए कहिए या फिर उस इलाके में, क्योंकि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगातार जो बढ़ रहा है, जो मजबूत हो रहा है, लैस हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा है। एक जगह जहाँ हम मार खा रहे हैं वो यही है कि जो जांच हो रहा है उसमें रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही है। क्योंकि इसलिए कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं वो भी बीमार पड़ गए हैं, वो भी संक्रमित हैं। हम यहाँ सवाल जरूर थोड़ी सी उठाएंगे कि हो सकता है कि कुछ लोग आनाकानी करते हैं तो रिपोर्ट भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन ये सच है
कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वो पैरामेडिकल हो या फिर चिकित्सक, वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। हालांकि उससे कॉम्बैट करने के लिए एक तरीका अपनाया गया था कि लगातार 7 दिन तक ही कोई किसी एक सिचुएशन में काम करेगा, यानी उनको एक्सपोजर लगातार 7 दिन के बाद बंद कर दिया जाएगा, यानी लगातार वो 15 दिन या 1 महीने तक वो काम नहीं करेंगे। तो ये रोटेशन अपनाया गया है, उसका भी असर दिखेगा। तो ये सबसे बड़ी बातचीत है, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लैस हो रहा है, और मुझे लगता है कि 15 दिन में, और लोगों ने भी सहयोग दिया है। जो घरवासी नहीं निकल रहे हैं बाहर, ये सच है। बच्चे स्कूल, कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है सिवाय जो जरूरत की चीजें। एक जहाँ पर है वो ये है कि जो संक्रमित हो गए हैं लोग, वो खुद थोड़ा सा कॉन्शियस हो, आपकी जगह कॉन्शियस हो, और कॉन्शियस होकर के कहीं जाए नहीं और अपने आसपास के लोगों को बता दे कि वो संक्रमित है, ताकि वो फासला, वो जो क्योंकि अब वो पहले वाला जो लॉकडाउन का जो पहला फेज आया था मनीष, वैसी स्थिति नहीं है कि कोई संक्रमित हो गया तो लोग उससे दूरी बनाने लगते थे, लोग उसके घर के आसपास भी नहीं भटकते थे। अब तो लोग इतना सावधानी बरत रहे कि भाई जानते हैं कि कोई संक्रमित है तो उसे अगर 6 गज की दूरी है, 7 गज की दूरी है, मास्क पहने हुए दोनों लोग, तो संक्रमण का खतरा 99% टल जाता है। तो कम से कम इस बात का तो दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है कि पहले जिस तरह से लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे थे, अब तो दूर नहीं भाग रहे। तो कोई अगर संक्रमित है तो वो आसपास अपने लोगों को बता दे कि भाई मैं संक्रमित हूं, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं जल्दी ठीक होकर आप सबके बीच आ जाऊंगा, आप हमसे दूर रहिए। बहुत शुक्रिया मनीष आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। और हम उम्मीद, यही दुआ, यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देवघर, बाबा नगरी देवघर और संथाल इसी तरह महफूज रहे, हमारा झारखंड इसी तरह महफूज रहे और देश भी महफूज रहे। तो कोरोना कमजोर पड़ रहा है और ये संभव हो पाया है आपके और हमारे जागरूक होने की वजह से। इसमें योद्धा लगातार लगे रहे, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम की बात करें, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन के लोग, तमाम लोग लगे रहे, दिन रात मेहनत की गई है और जागरूक हुए हम और आप। और शायद यही वजह है कि कोरोना कमजोर पड़ रहा है। जिस तेजी से झारखंड पर हावी हुआ कोरोना सेकेंड वेव, उसी तेजी से उसे हम बाय बाय करने के कागार पर पहुंच रहे हैं। अगर कुछ दिन और हम संयम बरते और सावधानी बरतें तो वो दिन दूर नहीं जब हम दूर से कोरोना को जाते हुए सिर्फ झारखंड से नहीं अपने देश से देखेंगे। हम सीधे रुक करेंगे जमशेदपुर की। जमशेदपुर की चर्चा करना बेहद जरूरी है क्योंकि रांची के बाद अगर सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज या सबसे ज्यादा मौत कहीं हुई है तो वो जमशेदपुर में हुई है। तो जमशेदपुर की चर्चा करना बेहद जरूरी है। सीधे जमशेदपुर चलते हैं जहां हमारे साथ कोविड इंचार्ज है दिनेश रंजन। रंजन साहब, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धन्यवाद रंजन साहब, बहुत बेहतरीन काम आप लोगों ने किया, बहुत ही बेहतरीन काम किया आपने और बहुत बेहतरीन काम आप लोग कर रहे हैं। और आप लोगों का प्रयास जो है वो रंग ला रहा है कि कोरोना कमजोर पड़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा घट रहा है, मौत का आंकड़ा घट रहा है और स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बधाई आपको। कैसे संभव कर पा रहे हैं इसको? देखिए, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सेकेंड वेव जो आप जैसे जानते हैं कि 15 अप्रैल के बाद प्रारंभ हुआ, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है बेड कैसे बढ़े, हर मुमकिन कोशिश की है। हम लोगों ने सदर अस्पताल में जहां मात्र 10 बेड थे उसको बढ़ा करके 100 बेड कर दिया। एमजीएम में जहां 70-75 बेड थे उसको बढ़ा करके हम लोग 150 कर दिया। टीएमएच में जहां 100-150 बेड पर हम लोग सीमित थे कोविड बेड, अभी वहां पे 400 बेड चल रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों ने लगातार कोशिशें की हैं और इसके अलावा बेड तो बढ़ाया ही है और अभी बढ़ाने का प्रयास भी जारी है। हम लोग लगातार आने वाले सप्ताह में हम लोग लगभग 450 और ऑक्सीजन बेड बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है टेस्टिंग का भी परसेंटेज बढ़ा रहे हैं ताकि जो लोग पॉजिटिव हैं और जिनको मालूम नहीं है कि वे पॉजिटिव हैं और मार्केट में घूम रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पॉजिटिविटी रेट वो भी घट सके। आपने देखा होगा कि जमशेदपुर में जो है हम लोग विभिन्न मॉलों में भी, पीएम मॉल है हमारा, साक्षी के विभिन्न मार्केट्स में भी मार्केट स्तर पर जो है हम लोगों ने टेस्टिंग की व्यवस्था की है। जहां सब्जी बाजार लग रहा है तो वहां भी टेस्टिंग करा रहे हैं। तो इससे जो है हमारा
पॉजिटिविटी रेट को हम लोग मतलब जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसको छांटने में हमें सहूलियत हुई है। इसके अलावा जो है हम लोग लगातार अभी सीसीयू का डिमांड बढ़ा है, एसडीयू बेड का डिमांड बढ़ा है, एचएफएनओज का डिमांड बढ़ा है, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे पास जहां शुरुआती दौर में बहुत कम 36 मात्र सीसीयू आईसीयू बेड थे, अभी जो है हम लोगों के पास 74 बेड हैं वेंटिलेटर, उसके अलावा आईसीयू के 103 बेड हैं और हम लोग एमजीएम में और 100 बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक 10 दिन में 100 बेड बढ़ जाएगा, एसडीयू बेड 50 बढ़ेगा। मतलब इस तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक मतलब सम्मिलित प्रयास पूरा जिला प्रशासन, सोसाइटी के सहयोग से, लोगों के सोशल जो भी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से अवेयरनेस भी फैला रहा है, प्लस उनके सहयोग से हम लोग कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना को हम लोग कंट्रोल में ला सकें। दिनेश जी, हम एक महत्वपूर्ण चीज़ आपसे जानना समझना चाहेंगे कि सेकेंड वेव अचानक आई, लोगों ने अज्यूम नहीं किया था कि इतनी बड़ी तबाही मच जाएगी, इतने संक्रमित मरीज होने लगे, इतनी मौत होने लगी, हाहाकार मच जाएगा। वैसी स्थिति पैदा हो गई थी, कोई तैयार नहीं था, हम तैयार नहीं थे, आप तैयार नहीं थे, सरकार तैयार नहीं थी। मगर आया तो दो ही विकल्प थे, या तो पीठ दिखाकर भाग जाओ मैदान से, या फिर डटकर लड़ाई लड़ेंगे, सामना करेंगे। और आप लोगों ने वही किया, सामने छाती दिखाई, पीठ नहीं दिखाई, छाती दिखाकर हम लड़ने लगे हैं उससे। क्या क्या परेशानियां आप लोगों ने झेली है इस दौरान? बिल्कुल, हम पीठ दिखाकर भागने का तो कोई रास्ता था नहीं हमारे पास, जो भी था लड़ना था। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई की तैयारी की। सभी जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, हॉस्पिटल्स थे, जितने भी सामाजिक संस्थाएं थे, सबसे हम लोगों ने मदद ली। और इसका परिणाम अभी ये है कि हमारा जो कोविड का जो है पॉजिटिव जो निकलता था कहीं 1100, 1800, 850, कल का देखिएगा डेटा तो हमारा 562 पॉजिटिव निकला है। और उसके अलावा जो हमारा डेथ का भी जो रेट वो बढ़ गया था, वो भी अब डेली जो है किसी मतलब एक आध दिन जो है 30 तक रिकॉर्ड किया गया है, बट अभी धीरे धीरे घट रहा है। तो जैसा हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में तो मुकम्मल व्यवस्था की ही है और उसको बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग जो है चिकित्सकों की सेवाएं ली है। एमजीएम में जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों को भी हम लोगों ने उन लोगों की सेवाएं ली है। उसके अलावा एएनएम, जीएनएम जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उनसे जो एएनएम थे, नर्सेस थे, उनको हायर किया है और सरकारी हॉस्पिटलों में लगाया है, विभिन्न हॉस्पिटलों में, सदर हॉस्पिटल में लगाया है, उनको डिप्यूट किया है और हम लोगों ने इससे लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा हम लोग जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जहाँ तक बात करें तो पहले जो है बहुत मतलब लिमिटेड, सीमित संख्या में हमारे पास ये कंसंट्रेटर थे, हमारे पास सिलेंडर्स थे, बट धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, जितने इंडस्ट्रियल सिलेंडर थे उसको कन्वर्ट करके हम लोग यूज़ करना प्रारंभ किए। फिर जो है कंसंट्रेटर सरकार से हमें 150 मिला था, उसके अलावा लोकली हम लोगों ने प्रोक्योर किया और हमारे सदर अस्पताल की, चाहे एमजीएम की, सभी की कैपेसिटी बिल्डिंग की। अभी आप देखिएगा तो सदर अस्पताल में भी हम लोगों ने युद्ध स्तर पर पाइपलाइन की व्यवस्था की है। वहाँ भी मैनीफोल्ड से अब पाइपलाइन के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन मिल रहा है। एमजीएम में मैनीफोल्ड से ऑक्सीजन मिल रहा है, पाइपलाइन से सप्लाई हो रहा है। टीएमएच में तो था ही, टैंक के वहाँ एलपीए के माध्यम से हो रहा था। इसके अलावा जो है हम लोग अभी और इसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा HCL हॉस्पिटल और UCIL हॉस्पिटल, जहां हम लोग 100 ऑक्सीजन बेड अभी बढ़ाने जा रहे हैं, दोनों मिला के 150। तो ऑक्सीजन बेड बढ़ाने वहाँ भी पाइपलाइनिंग का कार्य चल रहा है और आप देखिएगा कि एक आध सप्ताह में वहाँ भी हम लोग 150 ऑक्सीजन बेड बढ़ाएंगे। तो इस तरह से सम्मिलित प्रयास से हम लोग जो है कोविड से हम लोग लड़ रहे हैं और जल्दी ही हम लोग इसमें सफलता पाएंगे, ऐसी कामना है। जी, जाहिर तौर पर हमारी भी यही कामना है, क्योंकि आप लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, प्लान वे में काम कर रहे हैं और वो काम का नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी गिर रहा है, मृत्यु का दर भी कंट्रोल में आ रहा है और आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो उन मरीजों का जो स्वस्थ होकर कोरोना को मात देकर अपने घर अपनों के बीच लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश साहब, आप हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े, आपने बेशकीमती वक्त अपना दिया, आपका बेहद शुक्रिया।
तो अब हम अपने सहयोगी राजेश के पास चलेंगे जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं विशेष में, बहुत दिन के बाद आज विशेष में सकारात्मक खबर आई है कि कोरोना का जो रफ्तार है, कोरोना की रफ्तार है वो गिर रही है। कहीं ना कहीं सरकार ने जो फैसले लिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार ने मजबूत फैसले लिए, उन फैसलों का असर अब दिखाई देने लगा है। देखिए, जो विश्व भर में फार्मूला है, जो सेट थ्योरी है कि हम इस तरीके से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकेंगे, भारत ने वही किया, झारखंड ने वही किया और इसके परिणाम तो आने ही थे। देखिए, कम से कम 2 सप्ताह के लॉकडाउन का असर होता है और वो अच्छा ही होता है, क्योंकि आप ये मान के चलें कि जब लोग की भीड़ नहीं इकट्ठा होगी तो संक्रमण फैलेगा नहीं। तो इसका रिजल्ट आना ही था और यह रिजल्ट दिख भी रहा है। सरकार ने मजबूत इरादे के साथ दोनों फ्रंट पे, यूँ कहें हम 3 फ्रंट पे काम करना शुरू किया है। थोड़ी बहुत कमियां तो रहती ही है और कमियां थी तो ऐसा नहीं कि आज ये कमियां थी, ये परंपरा से दशकों से ये कमियां चली आ रही थी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर थे। ये झारखंड ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति थी। तो सरकार ने 3 फ्रंट पे जो काम करना शुरू किया, एक तो टेस्टिंग। देखिए, टेस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। टेस्टिंग से ही आप ट्रेसिंग करते हैं और ट्रीटमेंट होता है। टेस्टिंग होने से पता चला कि कौन संक्रमित है, उसके बाद उनका इलाज हुआ, चाहे वो जैसे भी होम आइसोलेशन में रहे या कोविड वार्ड में रहे। इसके बाद दूसरा जो फ्रंट है वह है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेजी से चलाया गया। सरकार के पास जितने वैक्सीन मिल पाए उस हिसाब से सरकार ने ये ड्राइव चलाया, ये अभियान चला और भारत सरकार के निर्देशानुसार चलाया। अब देखिए, 14 तारीख से 18+ के उम्र वर्ग के लोगों को यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। इसकी भी सराहना करनी होगी। तीसरा जो लॉकडाउन है, जो एक प्रिकॉशनरी मेजर है, प्रिवेंटिव मेजर्स कहेंगे इसे, और ये लॉकडाउन है कि लोगों को आइसोलेट करना, अलग रखना, घरों में सिमट कर रखना, कहीं कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सरकार जो मिनी लॉकडाउन है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से ये तीसरा चरण चल रहा है, तो इसका असर आना ही था। सरकार ने तीनों फ्रंट पे काम किया है। जीवन भी और जीविका भी जरूरी है दोनों, क्योंकि नहीं तो कई तरह के संकट उत्पन्न हो जाते। इसलिए सरकार ने जो किया है अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि 20 मई के आसपास तक ये संक्रमण दर और घटेगी और अच्छे समाचार हमें मिलने होंगे। और ये चलिए, उम्मीद करते हैं राजेश, क्योंकि अब कान जो है वो तरसते हैं, कोई अच्छी खबर आए, और अच्छी खबर आना शुरू हो गया है। संक्रमण का दर घट रहा है। बस जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से लोग जागरूक नजर आ रहे हैं उसी तरह से जागरूक रहे, और वो दिन दूर नहीं जब हम दूर से खड़े होकर कोरोना वायरस को टाटा करेंगे, न सिर्फ झारखंड से बल्कि अपने देश भारत से। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, आप महत्वपूर्ण जानकारी के साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ इस विशेष में इतना ही। आपसे विदा लेने से पहले आपसे अपील करना बेहद जरूरी है कि यह संभव हो पाया है, कमजोर कोरोना पड़ा है आपके और हमारे प्रयास से। तो जागरूकता बनाई रखनी है, सावधानी बनाई रखनी है, और वो दिन दूर नहीं जब कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।